हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का तीसरा दिन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज लीवरेज। लास्ट हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर और अभी मैंने कहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का केवल पार्ट 1 है। पार्ट 2 थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वो भी आना बाकी है। मैंने कहा था हम ऑर्डर में पढ़ेंगे, बट अब भी हम फिलहाल क्या स्टार्ट करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के बाद सेकंड नंबर पे लीवरेज चैप्टर। अब लीवरेज चैप्टर होता क्या है ये जानने से पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आप ये जानते हैं कि सेल्स, जैसे एक डेटा रीड करो, सेल्स 1 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 है। वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं, चेंज विद द प्रोडक्शन। कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट 40,000, ईबीआईडी कितना 20,000। ओके, ये मैंने सारे डेटा आपके लिए लिख कर दिए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि सेल्स अगर 10% से इंक्रीज हो जाती है तो आपका ईबीआईटी कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? क्या आप बता सकते हैं? जरा चेक कीजिएगा। सेल्स 1 लाख, अगर ये 10% से इंक्रीज हो जाए तो ये बन जाएगा 1,10,000। वेरिएबल कॉस्ट, अगर सेल्स 10% से बढ़ेगा तो यस, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 44,000। और अगर वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स 10% से ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन भी 10% से ही इंक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा 66,000। ओके, नाउ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिक्स रहने वाला है, ये रहेगा कितना 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। ओके, तो अब भी आपका जो न्यू ईबीआईटी आएगा वो आएगा 26,000। कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया? कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया? सर ये 20,000 का 26,000 हो गया, 6,000 रुपए से इंक्रीज हो गया। 6,000 रुपए कितने पे इंक्रीज हुए? 20,000 पे। दैट इज 30%। दैट इज 30%। ओके, तो सेल्स में 10% का चेंज आपकी ईबीआईटी में 30% का चेंज लेकर आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर ऐसा हो रहा है आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में तो वही 10% का चेंज था, कंट्रीब्यूशन में भी वही 10% का ही चेंज था। क्योंकि आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हर लेवल पे फिक्स है, इसीलिए आपका ईबीआईटी 10% से इंक्रीज ना होकर 30% से इंक्रीज हुआ। ओके, और ये चीज आपको कब पता चली? जब आपने यूं कन्वर्ट करके देखा कि 10% इंक्रीज होता है, पूरा स्टेटमेंट बना के देखा। मैंने कहा पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको लीवरेज चैप्टर आता है। अगर आपको लीवरेज चैप्टर आता है, क्योंकि जिसमें लीवरेज की लिस्ट में हमारा पहला जो लीवरेज है दैट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको क्या कहता है देखो जरा। ऑपरेटिंग लीवरेज आपको कहता है, एक फॉर्मूला देता है दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। आपका कंट्रीब्यूशन कितना था? 60,000 रुपए। आपका ईबीआईटी कितना था? 20,000 रुपए। तो अगर आप 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000 कर देते हैं तो ये आंसर आता है 3 टाइम्स। इसका मतलब होता है कि अगर सेल्स, इसका मतलब होगा ऑपरेटिंग लीवरेज किस किस के बीच में रिलेशन बताएगा? सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन बताएगा। इसका मतलब होगा कि अगर आपका सेल्स 1% से चेंज होता है तो आपका ईबीआईटी 3% से चेंज होगा। और हमारे वाले एग्जाम्पल में आपकी जो सेल्स है वो 10% से इंक्रीज हुई, इसीलिए आपका ईबीआईटी 30% से इंक्रीज हुआ। दैट्स ऑल। ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों राइज होता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। और इसकी वजह से होगा क्या? सेल्स में हल्का सा चेंज ईबीआईटी में मेजर चेंज लेकर आएगा। नाउ ये हुआ ऑपरेटिंग लीवरेज। और कौन सा लीवरेज आने वाला है? फाइनेंशियल लीवरेज आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये एग्जांपल। ओके, ईबीआईटी आपका 20,000 आया था ना? 20,000 बिल्कुल। अब ईबीआईटी 20,000 है, अगर ये 30% से इंक्रीज हुआ है दैट मीन्स ये 26,000 है। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि आपका ईपीएस कितना परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? नहीं बता पाएंगे ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि पहले तो कि आपका अगर ईबीआईटी 30% से इंक्रीज होता है तो ईपीएस कितना परसेंट से इंक्रीज होगा? इंटरेस्ट फिक्स नेचर का है सर, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो ये तो सेम रहने वाला है 5,000। 21,000 का पीबीटी, 30% टैक्स लगेगा तो 6,300 का टैक्स लग जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा कितना? 14,700। ओके, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड सेम रहने वाला है क्योंकि ये भी क्या है? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। बचा कितना? 12,200 रुपए। 12,200। हितेश, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर।
और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1000 शेयर्स हैं। ये सब एज्यूम किया हुआ है ना, ऑब्वियसली ये डेटा एज्यूम किए हुए हैं मेरे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेवल के डेटा है। तो 12200 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो कितना आएगा, 12.2, 12.2। और आपका ईपीएस कितना परसेंट से इंक्रीज हो गया है, आप चेक कर सकते हैं। 8 रुपए का 12 रुपए 20 पैसा हो गया, मतलब 4 रुपए 20 पैसे से इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स ये इंक्रीज हो गया है 52.5% से। ओके, हाउ मेनी टाइम्स, 30%। अगर ईबीआईटी में चेंज आया तो आपका ईपीएस 52.5% इंक्रीज क्यों हो रहा है, इसका जवाब देगा आपको फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज जो क्या बताता है, फाइनेंशियल लीवरेज इफेक्ट देगा आपकी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का। ऑपरेटिंग लीवरेज किसका इफेक्ट बता रहा था, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का। फाइनेंशियल लीवरेज किसका इफेक्ट बताएगा, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का। ओके, अब देखते हैं जरा फाइनेंशियल लीवरेज इसके बारे में क्या कहता है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईवीआईटी अपॉन ईवीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ईवीआईटी कितना था आपका, एग्जिस्टिंग लेवल की बात करें, एग्जिस्टिंग लेवल 20,000 रुपए था। हाँ सर 20,000 था, देख लो जरा, बिल्कुल 20,000 था। इंटरेस्ट कितना था, 5,000 था। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना था, 2500 था। और टैक्स रेट कितना था, 30% था। तो फॉर्मूलाज में फिट करते हैं यहाँ पर, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, ये आपके पास निकल कर आएगा 1.75 टाइम्स, 1.75 टाइम्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका ईबीआईटी, सर एफएल किसके बीच में रिलेशन बताता है, एफएल रिलेशन बताएगा आपके ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन, ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन। इसका मतलब अगर ईबीआईटी 1% से इंक्रीज हुआ तो आपका ईपीएस 1.75 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ईबीआईटी 1% से डिक्रीज हुआ तो आपका ईपीएस 1.75% से डिक्रीज हो जाएगा, 1.75%। ओके, तो अभी आपके एग्जांपल में आपका ईबीआईटी कितना परसेंट से चेंज हुआ था, 30% से चेंज हुआ था। तो 30% का 1.75 टाइम्स कितना होगा, इट इज 52.5%, 52.5%। ओके, यही तो हुआ था, हाँ यही हुआ था। ईबीआईटी कितना परसेंट से इंक्रीज हुआ, 30% से इंक्रीज हुआ। तो आपका ईपीएस कितना से इंक्रीज हो गया, 52.5% से इंक्रीज हो गया। चलिए ओके, ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। मतलब लीवरेज हमको क्या बता रहा है, सिंपली लीवरेज हमको पहले ही बता रहा है कि अगर सेल्स में किसी तरह का मूवमेंट आया तो उसका ईबीआईटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर ईबीआईटी में किसी तरह का मूवमेंट आया तो उसका ईपीएस के पे क्या मूवमेंट, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके सर, एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा भी लीवरेज है जो डायरेक्ट ये बता दे कि सेल्स में मूवमेंट का ईपीएस पे क्या इफेक्ट आने वाला है। मैंने कहा है, बिल्कुल है, दैट इज कंबाइंड लीवरेज, दैट इज कंबाइंड लीवरेज। और कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होगा ओएल इंटू एफ एल। ये ओएल और अगर एफएल को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंबाइंड लीवरेज की, ओएल इंटू एफएल, ओएल था हमारा कितना 3 टाइम्स, एफएल था हमारा 1.75 टाइम्स। तो अगर 3 इंटू 1.75 किया जाए तो ये आएगा 5.25 टाइम्स, 5.25 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारी सेल्स में चेंज आया, if sales changes by 1%, then EPS will change by, EPS will change by 5.25%। इसीलिए, क्योंकि हमारी सेल्स में चेंज कितना आया था, 10%। याद करो स्टार्टिंग में हमारी सेल्स कितने से बढ़ी थी, 10% से बढ़ी थी, बिल्कुल 10% से बढ़ी थी। और इसीलिए हमारा ईपीएस कितना से इंक्रीज हो गया, उसका 5.25 टाइम्स, 52.5%। ओके, क्रक्स तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ इतने से में ही, बिल्कुल ईपीएस विल इंक्रीज बाय 52.5%, 10% का 5.25 टाइम्स। ये ओएल, एफएल और सीएल की छोटी सी कहानी है जो मैंने आपको अभी अभी बताई है। अब ये तो साइड बाय साइड बताया, अब अपने आते हैं नोट्स में। नोट्स में भी यही सब बातें लिखी हुई है। लीवरेज क्या होता है सर, लीवरेज का जनरल मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस और पावर।
मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे हमारे एग्जांपल में सेल्स ईबीआईटी को अफेक्ट कर रहा था, ईबीआईटी ईपीएस को अफेक्ट कर रहा था, और अगर हम बात करें तो डायरेक्टली सेल्स भी ऑब्वियसली ईपीएस को अफेक्ट कर रहा था। तो एक फाइनेंशियल वेरिएबल आपके दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे कैसा इंपैक्ट डाल रहा है, दैट इज लिवरेज। ओके, हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं? सेल्स रेवेन्यू, ईबीआईटी और ईपीएस, जिस पर हमने एनालाइज किया। बाकी कॉस्ट और आउटपुट वगैरह भी हो सकते हैं। लीवरेज का मतलब क्या है? लीवरेज इज अ बेनिफिट एज वेल एज रिस्क ऑल्सो। बेनिफिट कैसे? अगर सेल्स हल्का सा बढ़ा तो प्रॉफिट उससे ज्यादा बढ़ेगा। और नुकसान कैसे? सेल्स अगर हल्का सा कम हुआ तो प्रॉफिट उससे ज्यादा स्पीड से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा, परसेंटेज चेंज ज्यादा आएगा। सर ये सब होता क्यों है? इट अराइजेज ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट की वजह से ऐसा होता है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। ओके, तो इसके लिए हमने क्या कही है? 3 लीवरेज हमने देखे, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। आपने देखा ऑपरेटिंग लीवरेज किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएगा? सेल्स और ईबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएगा? ईबीआईटी और ईपीएस। और कंबाइंड लीवरेज किन दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएगा? सेल्स और ईपीएस के बीच में रिलेशन बताएगा। सर शॉर्ट में ऐसे याद करने के लिए, मैंने कहा शॉर्ट में याद करने के लिए 3 नाम ही तो याद रखने हैं। सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन कौन बताएगा? ऑपरेटिंग लीवरेज। ईबीआईटी और ईपीएस के बीच में रिलेशन कौन बताएगा? फाइनेंशियल लीवरेज। और सेल्स का डायरेक्ट ईपीएस से रिलेशन कौन बताएगा? कंबाइंड लीवरेज। ओके, फिर ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है वही मैंने आपको अभी अभी साइड में बताया था। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं डायरेक्ट कि सेल्स 1 लाख थी, 10% से इंक्रीज हुआ तो 1,10,000 हो गया। वापस रिपीट कर देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 था, 10% से इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स 10% से बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना हुआ होगा ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो ये भी 10% से। कंट्रीब्यूशन भी ऑब्वियसली 10%। इसका मतलब सर सेल्स अगर 10% से बढ़ता है तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से ही बढ़ेगा। अगर सेल्स 10% से बढ़ता है तो कंट्रीब्यूशन भी 10% से ही बढ़ेगा। ओके, फिक्स है, हमेशा फिक्स, बिल्कुल फिक्स है। ओके, फिर लेस किया जाता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। भैया अब ऐसी कॉस्ट लेस हो रही है जो किसी भी लेवल पे फिक्स रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब अगर ये सेम रहने वाली है तो क्या होगा? ईबीआईटी में चेंज आ जाएगा। ईबीआईटी में क्या चेंज आएगा? परसेंटेज चेंज बदल जाएगा। फिक्स कॉस्ट, सेल्स बढ़ने के बाद भी फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट उतना का उतना ही है, इसीलिए ईबीआईटी 30% से इंक्रीज हुआ। ओके, मतलब ईबीआईटी 30% से जो इंक्रीज हुआ ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्यों? सर एक और फॉर्मूला सुनना। एक और फॉर्मूला क्या? 3 टाइम्स का? सर आपने तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बताया था ना। मैंने कहा मैंने कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बताया था, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला, और उसके अकॉर्डिंग 3 टाइम्स आया। तभी मैंने कहा कि अच्छा सेल्स में 1% का चेंज आपकी ईबीआईटी में 3% का चेंज लेकर आएगा। अब वेरीफाई तो करो, क्या वाकई में सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 3% का चेंज लेकर आया कि नहीं लेकर आया? तो हमने वेरीफाई किया, बिल्कुल। तो एक और फॉर्मूला जनरेट हुआ इससे, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ईबीआईटी में 30% का चेंज आया ड्यू टू 10% चेंज इन द सेल्स, दैट इज ऑल्सो 3 टाइम्स। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे बन के आता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ओएल के 2 फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल। अगर आपको सिंगल लेवल ऑफ डेटा पर आपको इसको अप्लाई करना है तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और परसेंटेज वाइज देखना है तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और रटने की जरूरत नहीं है। देखो एक लॉजिक बताता हूँ, ओएल किसके बीच में रिलेशन बताता है? सेल्स और ईबीआईटी। तो ये वाला फॉर्मूला तो डन है, सेल्स और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन बताता है। और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी को समझने के लिए आप ये याद कर सकते हो कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्यों अराइज होता है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से अराइज होता है। फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एक ऊपर एक नीचे, बिल्कुल सिंपल। चलिए अब हम बात करते हैं और आगे। फिर ईबीआईटी से हमने ईपीएस तक की भी कैलकुलेशन की, यही कैलकुलेशन मैंने वापस यहाँ पर लिखी। अब सुनो नई चीज सिखाते हैं हम। ईबीआईटी 30% से इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद आया इंटरेस्ट का खर्चा। इंटरेस्ट का खर्चा भी फिक्स खर्चा होता है, और जब भी कोई फिक्स खर्चा आएगा उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका परसेंटेज चेंज बदल जाएगा। क्योंकि फिक्स खर्चा था उसकी वजह से कॉस्ट तो इंक्रीज हुआ नहीं, लेकिन प्रॉफिट, अब कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ तो परसेंटेज प्रॉफिट तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसीलिए ईबीआईटी 30% से बढ़ रहा था, लेकिन पीबीटी 40% से इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। अब टैक्स, टैक्स तो वेरिएबल खर्चा होता है ना, अभी पीबीटी 40% बढ़ेगा तो टैक्स भी 40% से बढ़ेगा। पीएटी आ गया 40%, ये सेम रहने वाला है। फिर एक और फिक्स खर्चा आया, दैट इज प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड
अब ऑब्वियसली जब भी कोई फिक्स कॉस्ट बीच में आएगा उसके बाद का रिजल्ट अर्निंग्स और परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस बार हितेश कितने से इंक्रीज हुआ? 52.5% से। हितेश मतलब अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और जैसे ही हमने इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया हमारे पास ईपीएस आ गया। अब हितेश ऑब्वियसली अगर इतना परसेंट से बढ़ा है तो ईपीएस भी इतना परसेंट से ही बढ़ेगा, 52.5% से ही इंक्रीज होगा। तो ये चीज समझ में आई होगी। जब जब हमारे यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में फिक्स नेचर का कोई खर्चा आएगा उसके बाद आने वाला परसेंटेज चेंज बदल जाएगा। ओके, मतलब अगर कोई फिक्स एक्सपेंस होता ही नहीं तो सेल्स में 10% का चेंज हमारी ईपीएस में भी 10% का ही चेंज लेकर आता। ओके, और ईडीआईडी में 30% का इंक्रीज, ईपीएस में 52.5% का इंक्रीज क्यों लेके आया? इसका आंसर देता है कौन? एफएल। एफएल का मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया क्या? ईबीआईडी अपॉन ईबीआईडी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ओके, तो एफएल किसके बीच में रिलेशन बताता है सर? ईबीआईटी और ईपीएस। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और एक फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा था। ओके, अब देखना ईबीआईटी के बाद हमें इफेक्ट किन दो चीजों का देना था? इंटरेस्ट का और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का, क्योंकि यही है दो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। तो इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी में से लेस क्या किया गया? इंटरेस्ट लेस किया गया और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस किया गया। लेकिन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की कॉस्ट तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट होती है, इसलिए इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करके माइनस किया गया ताकि टैक्स का इफेक्ट भी देखा जा सके। ओके, तो ये फॉर्मूला याद करने का एक और तरीका हो गया। ओके, चलिए जी, अब कंबाइंड लीवरेज में आपको बता चुका हूँ OL इंटू एफएल, और ये हमें क्या बताता है? सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा, इसलिए इसका एक और फॉर्मूला बन गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दैट्स ऑल, यही है आपका लीवरेज चैप्टर और कुछ नहीं है ना। चलिए, अच्छा कुछ चीज ये शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है, सेल्स ईबीआईटी और ईपीएस वाली। ओके, नोट, कुछ चीजें ध्यान रखने लायक है। अगर एमसीक्यूज में पूछे तो इफ देयर इज नो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर कोई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होता तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या आता? 1 आता। जीरो मत लिख देना तुम एड़े की तरह। तो ऑपरेटिंग लीवरेज क्या आएगा? 1 आएगा। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर वहां पर नहीं है तो आपका देखिएगा जरा, अगर यहाँ पर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ना होती तो कंट्रीब्यूशन ही क्या होता? ईबीआईटी होता कि नहीं होता? बिल्कुल होता सर। तो इसका मतलब ईबीआईटी में भी तो 10% का ही चेंज आता, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में जितना परसेंट का चेंज है वही ईबीआईटी में रह जाता, और कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी क्या रहता? सेम रहता, 60 और 60। इसका मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आता? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी 60,000 डिवाइड बाय 60,000, एक वन टाइम ही आता ना, बिल्कुल आता सर। ओके, ऐसे ही अगर फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होगी तो फाइनेंशियल लीवरेज का आंसर बनाएगा, और अगर दोनों ही नहीं है, ना फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो कंबाइंड लीवरेज का आंसर भी 1 ही आएगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख सकते हैं, जैसे कि सेल्स 5 लाख रुपए, सेल्स 5 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 40%, तो सेल्स 5 लाख रुपए मैंने लिखा, वेरिएबल कॉस्ट 40% मतलब 2 लाख रुपए, कंट्रीब्यूशन कितना? 3 लाख रुपए, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख रुपए, तो ईबीआईटी आ गया है 1 लाख रुपए का। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सिंगल लेवल ऑफ डेटा पे तो यही होगा ना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो ये रहा कंट्रीब्यूशन, ये रहा ईबीआईटी, 3 लाख डिवाइड बाय 1 लाख किया, इट इज 3 टाइम्स, इट इज 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा? सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 3% का चेंज लेकर आएगा। अब भैया इसने पूछ भी लिया, सेल्स में 5% का चेंज ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा? भैया 1% जब 3% का चेंज लेकर आया, दैट इज 3 टाइम्स। तो 5% अगर आप सेल्स बढ़ जाती है आपकी सेल्स, तो 5% का 3 गुना 15% ईबीआईटी में चेंज आएगा। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज 15%, सो सेल्स इंक्रीज बाय 5%, then EBIT will increase by 15%. Done. दोनों फॉर्मूला यूज किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर, दोनों फॉर्मूला यूज किया अपन ने, पहले सिंगल लेवल ऑफ डेटा पे, और फिर जब पूछा कि सेल्स में इतना परसेंट का चेंज, ईबीआईटी में कितना परसेंट का चेंज लेकर आएगा, तो या तो नॉर्मल आंसर कर सकता था कि 3 टाइम्स है तो भैया 5 का 3 गुना कर दो 15%, या फिर फॉर्मूला वाइज प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर दो। बेटर है प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया जाए और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, ईबीआईटी 1 लाख है, इंटरेस्ट 20,000 है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 30,000 है, टैक्स रेट 50% है, कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज कैसे आएगा सर? फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है हमारे पास ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। ओके, तो अभी जैसे हमने फॉर्मूला लिखा उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे, 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5। ओके, हाउ मेनी टाइम्स इट इज? 5 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। ओके जी,
नाउ सर 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 5 टाइम्स का मतलब ये हो गया कि अगर फाइनेंशियल लीवरेज कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताएगा? ईबीआईटी और ईपीएस। तो 5 टाइम्स का ये मतलब हो गया कि ईबीआईटी अगर 1% से चेंज हुआ तो ईपीएस 5% से चेंज होगा। अब भैया ईबीआईटी कम हो रही है कितने से? 5% से डिक्रीज हो रही है, तो ईपीएस उसका 5 टाइम्स 25% से डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 25% से डिक्रीज होगा। तो फॉर्मूला लगाएं एफएल इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो 5% था उसको लिख दो, और फिर 5% का 5 टाइम्स करके 25% हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, सेल्स है 6 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 30%, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2,10,000 रुपए, इंटरेस्ट है 1,10,000। इस बार आपको ओएल एफएल सीएल तीनों कैलकुलेट करना है। मैंने कहा कोई नहीं जी, स्टेटमेंट बना दो पहले तो। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दैट इज ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, दैट इज पीबीटी। प्रेफरेंशियल डिविडेंड इस क्वेश्चन में नहीं है। ओके, तो ऐसा करने पर ये सारा हमारे पास एक स्टेटमेंट सामने आ गया। अब हमको ओएल कैलकुलेट करना है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। हमें अगर एफएल कैलकुलेट करना है तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंशियल डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। तो भैया ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करोगे ना तब भी काम हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो है ही नहीं ना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल डिविडेंड तो है ही नहीं, तो फॉर्मूला केवल इतना सा बन सकता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इसलिए तुम्हें बुक्स में कभी कभी ऐसा फॉर्मूला भी मिलेगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो उसको सही मत मान लेना। वो केवल इसीलिए होता है क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं है तो फॉर्मूला हम ईबीआईटी अपॉन ईबीटी भी बना सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी 2,10,000 डिवाइड बाय 1,00,000 2.10 हम डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि हमें पता है प्रेफरेंशियल डिविडेंड क्वेश्चन में नहीं है। ओके, कंबाइंड लीवरेज क्या होगा? ओएल इंटू एफएल होगा 4.20 टाइम्स। अब वो बंदा 1 बाई 1 पूछ रहा है कि भैया सेल्स में चेंज का इफेक्ट ईबीआईटी में कितना आएगा, तो ये कौन बताएगा? ओएल। ईबीआईटी में चेंज का इफेक्ट ईपीएस पे कितना आएगा, कौन बताएगा? एफएल। सेल्स में चेंज का इफेक्ट ईपीएस पे कितना आएगा, कौन बताएगा? कंबाइंड लीवरेज। तो हम ये सब इजीली बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास ओएल एफएल सीएल का आंसर आ गया। ओएल 2 टाइम्स आने का मतलब सेल्स में 1% का चेंज ईबीआईटी में 2% का चेंज लेके आएगा। एफएल 2.10 टाइम्स आने का मतलब ईबीआईटी में 1% का चेंज ईपीएस में 2.10% का चेंज लेकर आएगा। और कंबाइंड लीवरेज 4.20 टाइम्स होने का मतलब है सेल्स में 1% का चेंज ईपीएस में 4.2% का चेंज लेकर आएगा। चलिए जी, अभी हम और आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दे रखा है, ठीक है जी। चलिए नाउ लास्ट टॉपिक अपना है ना, इफ देयर इज नो प्रेफरेंशियल डिविडेंड। अगर वहां पर प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं है, कहां पर? अरे भैया उसी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है प्रेफरेंशियल डिविडेंड। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन पीबीटी सेम होता है। पीबीटी बोले तो टैक्सेबल इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिस पर टैक्स की कैलकुलेशन होती है, दैट इज द टैक्सेबल इनकम। मैंने कहा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा ये चक्कर ये है, देखो ध्यान से, उसी स्टेटमेंट को मैंने, उसी डेटा को मैंने फिर से लिखा, लेकिन इस बार प्रेफरेंशियल डिविडेंड को निल रखा। मैंने आपसे कहा कि देखो सेल्स में 10% का चेंज, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% का चेंज आएगा, कंट्रीब्यूशन भी 10% का ही चेंज आएगा, लेकिन फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट क्योंकि सेम रहता है इसलिए ईबीआईटी में हल्का सा ज्यादा चेंज आएगा, ऑब्वियसली है ना। तो 10% का चेंज ईबीआईटी में 30% का चेंज लेके आया। फिर हमने बात किया कि इंटरेस्ट भी फिक्स खर्चा होता है इसलिए पीबीटी भी और ज्यादा परसेंट से इंक्रीज होगा, 40%। टैक्स वेरिएबल नेचर का खर्चा होता है इसलिए पीबीटी अगर 40% से बढ़ रहा है तो टैक्स भी 40% से बढ़ा, पीएटी भी 40% से बढ़ा। इस बार मैंने प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 रखा। प्रेफरेंशियल डिविडेंड 0 होने के कारण उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, इसलिए हितेश भी 40% से ही इंक्रीज हुआ। हितेश भी 40% से इंक्रीज हुआ, और हितेश अगर 40% से इंक्रीज होगा तो ईपीएस भी 40% से इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं है तो उस केस में ईपीएस में जो परसेंटेज चेंज आता है वही पीबीटी में परसेंटेज चेंज आता है। क्यों? क्योंकि पीबीटी और ईपीएस के बीच में जो फिक्स कॉस्ट थी अब वो है ही नहीं, प्रेफरेंशियल डिविडेंड है ही नहीं, तो पीबीटी में 40% का चेंज ईपीएस में भी 40% का चेंज लेकर आएगा। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन वाला कभी कभी पूछता है ऐसा क्या कि ईबीआईटी में 1% का चेंज, बताइए ईबीआईटी 5%, 1% बोलेगा या कुछ और, मान लो ईबीआईटी 5% से बढ़ गया तो बताइए टैक्सेबल इनकम कितना परसेंट से बढ़ेगा? अब दिमाग खराब कि सर ने तो कहा था ईबीआईटी का ईपीएस से रिलेशन होता है, ये ईबीआईटी और टैक्सेबल इनकम क्या आ गया भैया? तो भैया मैंने बता दिया है कि अगर प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं हो तो ईपीएस में जो परसेंटेज चेंज होता है वही टैक्सेबल इनकम में परसेंटेज चेंज होता है दैट इज पीबीटी में जो चेंज होता है।
तो फॉर्मूला आप ऐसे भी बना सकते हो, जो हमारा फॉर्मूला था ना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, उस ईपीएस की जगह आप क्या लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईबीटी कह दो, पीबीटी कह दो, टैक्सेबल इनकम कह दो। क्यों? क्योंकि ईपीएस और ईबीटी में परसेंटेज चेंज सेम है। ऐसे ही कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला जो तुम लिखा करते थे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, क्योंकि हम कहते थे ये सेल्स और ईपीएस में रिलेशन बताता है। अब क्योंकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है तो ईपीएस में जितना परसेंटेज चेंज होगा वही टैक्सेबल इनकम में होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्स में इतना परसेंट का चेंज आपकी टैक्सेबल इनकम में इतना परसेंट चेंज लेकर आएगा। सेल्स में 1% का चेंज आपकी टैक्सेबल इनकम में व्हाटएवर परसेंटेज चेंज लेकर आएगा। दैट इज कंबाइंड लीवरेज। तो ये था पूरा लीवरेज चैप्टर आपकी इस 30 मिनट्स अ डे रिवीजन क्लास में। मैंने गिनती के 6 फॉर्मूलाज गिनती के 6 फॉर्मूलाज हैं, उन 6 फॉर्मूलाज को अगर आप याद कर लेते हो तब भी आपका काम हो जाता है। कौन कौन से रिपीट कर देता हूं, ओएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या फिर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एफएल का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, तीसरा कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला ओएल इंटू एफएल। सर छठा फॉर्मूला कौन सा हुआ, अरे भैया ओएल इंटू एफएल है ना, कंबाइंड लीवरेज के बेसिस पे जो परसेंटेज वाला है उसमें भी अगर ओएल इंटू एफ लगाओगे तब भी चलेगा, वरना परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स ये भी चलेगा। हाँ, कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला ओएल इंटू एफ तो चलेगा ही चलेगा ना, वो तो चाहे परसेंटेज चेंज वाला हो चाहे नॉर्मल वाला, वो तो चलेगा ही चलेगा, ओएल इंटू एफ दैट इज कंबाइंड लीवरेज। चलिए, तो मेरी तरफ से भैया तुम्हारा ये लीवरेज चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा तो, ये मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर 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 से करना। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।